प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं UPSC सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में अगर कोई की कॉन्सेप्ट आया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 24 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अनडिजायरेबल एक्विटल और एडिटोरियल में बताया गया है एक कास्ट रिलेटेड मर्डर जो कि तमिलनाडु में हुआ था उसके बारे में, कि कैसे जो मद्रास हाई कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया है वो जो जीवन साथी चुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है उसके खिलाफ जाता है। आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये एडिटोरियल लिंक होता है GS पेपर 1 के साथ, जहाँ की इंडियन सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर से यहाँ ये लिंक होता है रोल ऑफ विमेन, एसोसिएटेड इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज इनके साथ, क्योंकि इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से ऑनर किलिंग या जो कास्ट वायलेंस है उसके सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं और कैसे एक पैट्रियार्कल या पितृ सत्ता वाले समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है और उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। तो आइए आप देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि अंतरजातीय हत्या के मामले में जो मद्रास हाईकोर्ट का हाल ही का फैसला है वो जो जीवन साथी चुनने का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए जो कि एडल्ट है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला आया है और उसमें जो मुख्य एक्यूज थे, जो मेन एक्यूज थे, उनको बरी किया गया है और जिसको लेकर काफ़ी अविश्वास व आश्चर्य होता है, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन था और इसमें जो सबूत मिले थे उससे ये साबित हो रहा था कि ये हत्या परिवार वालों ने ही करवाई है। और इसी आधार पर जो निचली अदालत है उसने इस उडुमलापेट शंकर हत्याकांड में B चिन्नास्वामी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। और ये मामला है 2016 का, जबकि एक मार्केट में जो नव दंपति है वो मार्केटिंग के लिए गए हुए थे और उस मार्केट में CCTV भी लगे हुए थे और तभी 5 हत्यारे वहां आए और उन्होंने युवा दंपति पे धारदार हथियारों से वार किया, जिससे कि युवक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और युवती भी बुरी तरीके से घायल हुई, लेकिन संयोगवश उसकी जान बच गई। और उसी युवती के बयानों के आधार पर और जो CCTV फुटेज के आधार पर निचली अदालत ने फैसला सुनाया था, जिसमें कि उन 5 हत्यारों के साथ साथ उस युवती के पिता को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। और अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है, जहां की उन 5 हत्यारों को जो मृत्युदंड दिया गया था उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि 25 साल से पहले इन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। जबकि जो युवती के पिता हैं उनकी डेथ पेनल्टी को हटा दिया गया है, उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है। और हाईकोर्ट ने ये इस बेसिस पे किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हुआ है वो पूरी तरीके से ये साबित नहीं कर पाया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये एक लॉ का टर्म है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पे युवती के पिता को जो मृत्युदंड की सजा निचली कोर्ट ने दिलाई थी उसको बदल दिया गया है और उन्हें बरी कर दिया गया है। और एडिटोरियल मानता है कि ये जो फैसला मद्रास हाईकोर्ट का आया है ये निराशाजनक है, क्योंकि इससे जो ऑनर किलिंग जैसे मामलों में जो अंकुश लगने की संभावना थी वो खत्म हो गई है। क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि ऐसे मामलों में अगर सजा नहीं मिलती है तो फिर ऐसे मामले नहीं रुकेंगे। और एडिटोरियल आगे बताता है कि ये जो फैसला मद्रास हाईकोर्ट का आया है ये जो कास्ट प्राइड यानी कि जाति आधारित गौरव से संबंधित हत्याएं होती हैं हमारे समाज में, ऐसे हमलों को रोकने की तरफ जो कदम सरकार का या न्यायालय का होना चाहिए उसके विपरीत जाता है। और साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी कहता है कि कोर्ट के द्वारा जो अब मुख्य अभियुक्त थे पहले युवती के पिता, उनको बरी करने के साथ जो जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता महिलाओं के पास होनी चाहिए उसके भी ये खिलाफ जाता है। और यहाँ एक और चीज़ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस मामले में
जो सज़ा दी गई थी 5 अभियुक्तों को जो कि हत्या में शामिल थे और सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान भी हुई, तो उन लोगों की सज़ा को डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड से हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है 25 साल का। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेशन के द्वारा हुआ है। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी सज़ा को आप उसका नेचर चेंज कर रहे हैं, यानी कि डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजन में अगर चेंज कर रहे हैं तो ये कम्यूटेशन हुआ। दूसरा एक होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है कि सेंटेंस वैसा ही रहेगा, यानी कि अगर इम्प्रिजनमेंट है 10 साल का तो वो इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, लेकिन आप उसकी अवधि को कम कर देंगे, उसको 5 साल कर देते हैं, 10 साल से 5 साल, तो वो रेमिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है कि किसी खास कारण की वजह से अगर किसी अभियुक्त की सजा को कम किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अगर व्यक्ति डिसेबल्ड है और इस आधार पे उसकी सजा को कम किया जाता है, यानी कि उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो ये रिस्पाइट का एग्जाम्पल होगा। और एक होता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब है कि आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिली है, यानी कि आपकी सज़ा में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन उस पर एक तरीके का स्टे लगा दिया गया है, यानी कि उस पर एक रोक लगा दी गई है ताकि आप किसी हायर अथॉरिटी से अपील कर सकें। तो ये तब होता है जब कोई व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और उसको मर्सी पिटीशन फाइल करनी है, और तब वो रिप्रीव का सहारा लेता है कि उसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए और वो मर्सी पिटीशन फाइल करे। ये चारों प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के अंतर्गत भी आते हैं, जो कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। और आगे एडिटोरियल बताता है कि जो हत्या की साजिश के आरोप को साबित करने में जो विफलता है, वो दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन यानी कि जांच और अभियोजन पक्ष की कहीं ना कहीं नाकामयाबी को दर्शाता है। और भारत में ये कोई एक अनोखा केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस में देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है और एक्यूज्ड आसानी से छूट जाते हैं। और एडिटोरियल भी एक सवाल उठाता है कि अगर कौशल्य के माता पिता ने ये साजिश नहीं रची तो कौन चाहता था कि उस दंपति को मारा जाए और उसके लिए हमलावर भेजे जाएं। साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी मानता है कि परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला के माध्यम से ही साजिश को साबित किया जाना चाहिए और कोई भी संदेह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। और यहाँ हाई कोर्ट ने जिस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और जो एडिटोरियल ने भी उठाई है, वो ये है कि जब 2015 में इस दंपति का विवाह हुआ, उसके बाद पुलिस के पास 2 कंप्लेन थी। एक दंपति की तरफ से कि युवती के पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं, और एक युवती के पेरेंट्स की तरफ से कि इस युवक ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। और जब इन दोनों की शादी हो गई तब पुलिस के सामने दोनों ही तरफ से ये कंप्लेन वापस ले ली गई। और इस बात को अदालत ने इस तरीके से लिया है कि जब पब्लिकली पेरेंट्स ने शादी को कबूल कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो हमलावर भेज के उन पे अटैक करवाएं। अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि इस मामले पे अब सरकार को अपील करनी चाहिए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए, जहाँ की इस मामले को लेकर जो सारे आयाम हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए और उन पे सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला सुनाना चाहिए, ताकि इस तरीके की ऑनर किलिंग्स जो भारत में आए दिन हो रही हैं उनको रोका जा सके। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स में ऑनर किलिंग वाला मुद्दा। तो ऑनर किलिंग भारत में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है और हाल ही में ऑनर किलिंग से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 लोग एडल्ट हैं और वो शादी करते हैं तो कोई तीसरा उसमें दखल नहीं दे सकता है। और यहाँ आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि हाल ही में 2018 में हादिया केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अगर कोई एडल्ट है तो उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको भी आप एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस में ये फैसला सुनाया है। और हाल ही में ये मामला तब उठा था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें कि ऑनर किलिंग
को विशिष्ट अपराध यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में डाले जाने की मांग की गई थी एनजीओ के द्वारा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि दो बालिग अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति उसमें दखल नहीं दे सकता है, चाहे वो पेरेंट ही क्यों ना हो। साथ में न्यायालय ने ये भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 में एक ही गोत्र में शादी ना करने को उचित बताया गया है। और यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ऑनर किलिंग के केवल 3% मामले ही गोत्र से संबंधित होते हैं, जबकि 97% मामले धर्म तथा अन्य कारणों से संबंधित होते हैं। और ऑनर किलिंग की क्या परिभाषा है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला सदस्य की उसके सगे संबंधियों द्वारा की जाने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। और ये हत्याएं प्रायः परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती है। तो क्या कारण है ऑनर किलिंग के? तो एक तो है जाति व्यवस्था, जिसके कारण हम लगातार देख रहे हैं कि देश में जो जातिगत धारणाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बलवती होती जा रही हैं। और अधिकांश ऑनर किलिंग के मामले तथाकथित उच्च और नीची जाति के लोगों के प्रेम संबंधों के मामले में देखने को मिलते हैं। और अंतर धार्मिक संबंध भी ऑनर किलिंग का एक बड़ा कारण है। दूसरा एक कारण है कि औपचारिक प्रशासन का अभाव। और ऑनर किलिंग का मूल कारण यहाँ औपचारिक शासन का ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाना है। और जब औपचारिक शासन नहीं होता है तो गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि खाप पंचायत ये निर्णय लेने लगते हैं, और इनके निर्णय कभी कभी जो कानूनी निर्णय हैं उनके खिलाफ होते हैं। तीसरा एक कारण है कि निरक्षरता और अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता। तो शिक्षा के अभाव में भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अनजान है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ऑनर किलिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, क्लॉज 1, 19, 21 और 39F को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 19 और 21 फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि जो आर्टिकल 39 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। अब देखते हैं कि ऑनर किलिंग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑनर किलिंग मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ आर्टिकल 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन भी है। और ये देश में सहानुभूति, प्रेम, करुणा, सहनशीलता जैसे गुणों के अभाव को और बढ़ाने का कार्य करता है। और इससे विभिन्न समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता, सहयोग आदि की धारणा में भी बाधा पहुंचती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए क्या वैधानिक प्रयास किए गए हैं अभी तक। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून राजस्थान सरकार लेके आई है, एंटी ऑनर किलिंग बिल, जिसे कि 2019 में ही राजस्थान की असेंबली ने पास किया है। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें कि ऑनर किलिंग करने पर सजाए मौत का प्रावधान रखा गया है। एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2010 भी लाया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि माता पिता या खाप पंचायतों द्वारा वयस्क व्यक्तियों द्वारा विवाह के संबंध में लिए गए उनके निर्णयों का विरोध करना अवैध है, गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय पहले भी सरकार को ऑनर किलिंग के संबंध में कठोर कदम उठाने के आदेश देती रही है। और इसी वजह से जो सरकार है वो इस बिल को लेके आई थी 2010 में, लेकिन इस पर ज़्यादा काम आगे नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ राजस्थान वाले बिल के बारे में पता होना चाहिए और इसको हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार ऐसा बिल लेके आई है जो कि बाकी राज्य सरकारें भी ला सकती हैं। यहाँ विवाद का एक और मुद्दा भी है कि क्या ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है या जो कानून ऑलरेडी हैं उनका कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तरफ आर्गूमेंट्स हैं और वो हमको पता होने चाहिए। तो आइए समझते हैं ये मुद्दा। तो जो तर्क इसके फेवर में है कि एक नया कानून होना चाहिए जो कि सिर्फ ऑनर किलिंग से डील करे, तो उसके फेवर में तर्क इस प्रकार से है कि अगर ऑनर किलिंग को एक सेपरेट ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा तो इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सुविधा होगी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए। और इसमें एक और चीज हो सकती है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें कुछ परिवर्तन करके ऐसे मामलों में, ऑनर किलिंग के मामलों में, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर हो, यानी कि खाप पंचायत या फैमिली मेंबर्स, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। तो इस तरीके का परिवर्तन भी एक नए कानून जो कि सिर्फ ऑनर किलिंग से डील कर रहा है उसमें लाया जा सकता है। और इसमें एक और बात हो सकती है कि ज्वाइंट लायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लेके आया जाए,
जिसमें कि जो खाप पंचायत या ऐसी कोई भी पंचायत जो निर्णय करती है कि ऑनर किलिंग हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हो तो पूरे समूह को पनिशमेंट दी जाए। तो ये कुछ तर्क हैं जो एक नए कानून ऑनर किलिंग के खिलाफ लाने के पक्ष में हैं। अब देखते हैं कुछ तर्क जो इसके विपरीत हैं। तो इसमें पहला तर्क ये है कि जो ऑलरेडी पेनल्टीज हैं मर्डर के लिए वो अपने आप में पर्याप्त हैं अगर उनका कड़ाई से पालन किया जाए ऑनर किलिंग के केसेस में भी। दूसरा तर्क ये है कि जो नया कानून होगा वो अपने आप से ऑनर किलिंग को कम नहीं करेगा, क्योंकि जो बेसिक मुद्दा यहाँ है वो है सोशल सैंक्शन का, यानी कि सामाजिक संरक्षण जो मिला हुआ है ऑनर किलिंग को, वो मेजर मुद्दा है, ना कि कानून का अभाव। और ये खास तौर से समाज बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है जब सगोत्र शादी की बात हो, अंतरजातीय शादी की बात हो या इंटर रिलीजियस मैरिज की बात हो, तो समाज का रुख और भी ज़्यादा कड़ा हो जाता है। एक और तर्क है कि ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, ताकि लोग इस बात को समझें कि अगर दो एडल्ट हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो खाप पंचायत के मेंबर्स को कलेक्टिवली या जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है पनिशमेंट के लिए, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और ये उन मेंबर्स के खिलाफ भी जाएगा जो कि ऐसे खाप पंचायत के मेंबर हैं लेकिन वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं और सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं, तो वहाँ भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो इस वजह से एक नए कानून को नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास दोनों ही तरफ के तर्क मौजूद हैं और जिनको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल में ही ऑनर किलिंग के खिलाफ एक कानून लाया है, तो राजस्थान है। और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है जिसमें कि ऑनर किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है। तो यहाँ आपको जैसे हादिया केस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू चूज लाइफ पार्टनर है वो राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया हुआ है उसमें ही निहित है। और अगर मेंस की बात की जाए तो ऑनर किलिंग पे सवाल बन सकता है कि क्या इसके कारण हैं, क्या सरकार के द्वारा इस पे स्टेप्स लिए गए हैं और किस तरीके के स्टेप्स समाज के द्वारा लिए जाने चाहिए ताकि ये प्रथा समाप्त हो सके। और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हमें एक अलग कानून की ज़रूरत है, जैसे कि राजस्थान सरकार ने अभी किया है कि एक अलग कानून ही बना दिया है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में हमें तैयार होना चाहिए पॉइंट्स के साथ। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।